आंसुओं की तुलना भी किससे करिए? समुंदर से करिए, क्योंकि वो खारे होते हैं। क्या कह रहे हैं वो कि मिजाज में थोड़ी शक्ति रखिए, मिजाज में थोड़ी सख्ती रखिए, पी जाते लोग समुंदर को भी, अगर वो खारा नहीं होता तो समुंदर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो वहां तो शायर ने अपनी बात कह दी। आज हम समझेंगे कि समुंदर खारा क्यों होता है। हमारे टॉपिक का नाम है महासागरीय जल की लवणता। नमक का एक नाम लवण भी है, और नमक तो कितना इंपॉर्टेंट है ये तो उन्हें पता है कि खाने में बहुत अच्छा खाना हो, सब कुछ A to Z हो, लेकिन बस एक नमक कम हो तो क्या होता है? खाने का मजा ही खराब हो जाता है। पता लगा इस समय आम का सीजन चल रहा है, अम्मियाँ जो आम होते हैं छोटे वाले कच्चे आम, पता लगा आम के बाग में गए कच्चे आम खाने, लेकिन नमक भूल गए, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो नमक को रेडी रखते हैं ताकि कुछ भी भूल जाओ, नमक मत भूल जाओ। और नमक आपका क्या करता है, चाहे वो फ्रूट हो या कोई भी खाना हो, कुछ भी हो, उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नमक लगाने में और नमक छिड़कने में भी माहिर होते हैं। तो एक तो नमक जो है, जो खारापन है, नमक है, ये शब्दों में भी बहुत काम आता है। बोले हमारे जख्मों पे नमक मत लगाओ, क्या लगाना है? मरहम लगाना है। तो आज हम बात करेंगे नमक की, और नमक किसका? महासागर का। ठीक है, महासागर का क्या है? नमक। तो नमक आखिरकार होता क्या, कैसे इसमें घुलता है? तो एक चीज तो समझ लो कि समुद्र में जो नमक आया है भाई, वो पृथ्वी से आया है। और वो पृथ्वी से कैसे आया है कि पृथ्वी से बहुत ढेर सारी नदियां जो हैं वो कहाँ आके मिलती हैं? समुद्र में आके मिलती हैं। वो लाइन तो सुनी होगी, समुद्र की कई नदियां, नदी का एक समुंदर है। तो इस तरीके से समुंदर में क्या होता है, कई नदियां आकर मिलती हैं। अब रास्ते में क्या होता है, नदी के कहीं पे नमक की वो मिल गई खादान, नमक की बाकायदा पूरी खादानें होती हैं। देखा, नमक पत्थर की तरह नमक होता है, खुद के आता है। अब उस नदी के रास्ते में कहीं ना कहीं नमक की खादान मिल जाती हैं। पानी नमक के साथ क्रिया कर देता है, और जब क्रिया करता है तो नमक पृथ्वी से घुल के कहाँ जाता है? सागर में। नमक पृथ्वी से घुलकर कहाँ आता है? सागर में आता है। और नदी, ऐसा नहीं है कि सागर में नदी से ही आता है, सागर में नमक कई सोर्स से आता है, कई स्रोतों से आता है, पर महत्वपूर्ण स्रोत क्या है नमक के? वो है नदी। और वो कहाँ आता है? समुंदर में। समुंदर में, समुंदर की कई नदियां। तो इस तरीके से क्या है, नमक आ जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अगला कह रहे हैं कि 27 प्रकार के लवण होते हैं इस समुद्र का, जो खारा बनाते हैं, समुद्र को जो खारा करते हैं, उसमें कितने लवण होते हैं? 27 प्रकार के लवण होते हैं, जिनमें से 7 प्रमुख होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रमुख। और 7 में भी 3 बहुत ही प्रमुख होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि समुद्र का खारापन किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण? सोडियम क्लोराइड। और अगर आपको सोडियम क्लोराइड ना मिले तो आप क्या लगा दोगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो 77.8% होता है इसमें, वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? 10.9% क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और 4.7 क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। एक बात आप इसे लॉक कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड। अगला है कि जो तो मैंने बता ही दिया, सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी पर नदी है, वो भी अनादिकाल से। अगला क्या है आपका? जहां तापक्रम ऊंचा रहता है वहां बाष्पीकरण अधिक होता है। लो भाई, ये समझो, ये है पृथ्वी, और प्रकृति ने उस पर एक रेखा खींची, उष्णकटिबंधीय रेखा, जो कैसी रेखा रहती है? उष्णकटिबंध रहती है। अगला आपका शीत कटिबंध, जहां पे क्या है? ठंड रहता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जहां तापक्रम ऊंचा रहता है, तो भाई तापक्रम तो इतने एरिया में बहुत ऊंचा रहता है, ये एरिया जो है ये तापक्रम बहुत ऊंचा रहता है, वहां बाष्पीकरण अधिक होता है। भाई सीधी सी बात है, जहां ताप अधिक होगा तो बाष्पीकरण अधिक होगा, यानी पानी भाप बन के उड़ेगा। अगर गर्मी बहुत तेज है तो आपने कपड़े धो के डाले सूखने के लिए, तो तुरंत ही कपड़े सूख जाते हैं जहां पे गर्मी ज्यादा है, और जहां पे गर्मी कम है वहां कपड़े देर में सूखते हैं। तो जहां तापक्रम ज्यादा होता है, कैसा होता है? ऊंचा होता है। एक चीज क्लियर हो गई। और बाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पर लवणता अधिक पाई जाती है। जहां पे तापमान अधिक होगा, पानी बहुत भाप बन के उड़ेगा, और नमक कहाँ रह जाएगा? पानी के अंदर। तो वहां पे क्या होती? लवणता अधिक पाई जाती है। जैसा कि कर्क और मकर रेखा के पास,
ये कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा। और ये कौन सी है? मकर। जो लोग अगर ये भी भूल जाते हैं कि कर्क ऊपर है और मकर नीचे है, तो ध्यान रखिए हिंदी वर्णमाला का पहला शब्द है का खा गा घा में का पहले, तो का कर्क रेखा जो है वो ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगी? मकर रेखा। बीच में क्या आएगी? उष्णकटिबंधीय रेखा। तो पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि जहां पे तापमान ऊंचा रहता है और जब तापमान ऊंचा रहेगा तो वहां पे बाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो नमक पानी में रह जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा पानी, तो वहां पे क्या है? लवणता अधिक पाई जाएगी। जैसे क्या होता है कर्क और मकर रेखा के पास। किसके पास? कर्क रेखा के और मकर रेखा के पास में। अगला वो कह रहे हैं कि भूमध्य भागों में अधिक तापमान और बाष्पीकरण होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी नहीं होती। जो कतई बीच का सेंटर का भाग है, तो इस सेंटर के भाग में क्या होता है? बहुत अधिक तापमान भी होता है और बहुत अधिक बाष्पीकरण भी होता है, लेकिन क्या होता है कि यहां पे इतनी लवणता नहीं होती जितनी लवणता इस वाले भाग में रहती है। इसको कौन सा भाग कहते हैं? आयनीकृत भाग, आयनवर्ती भाग। इसको कहते हैं आयनवर्ती भाग। बस वो इतना कहना चाह रहे हैं कि आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है, जहां ताप बहुत पड़े, जहां बाष्पीकरण हो, वहां पे क्या होता है? वहां पे लवणता अधिक होती है। पर ये लवणता इस सेंटर में नहीं होती, ये बात मेरे भाई ध्यान रखना। इसके जो उष्णकटिबंधीय रेखा है उसके पास जो होती है वो क्या नहीं होती है? इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लवणता नहीं होती है। लेकिन जो ये वाले भाग हैं, ऊपर नीचे के भाग हैं, इनमें लवणता कैसी होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ होगी? कर्क रेखा के पास और मकर रेखा के पास में होगी। बस ये इतना कहना चाह रहा है यहाँ पे कि लवणता कहाँ होगी? कर्क रेखा के पास और मकर रेखा के पास। इन कर्क रेखा और मकर रेखा का एकमात्र नाम क्या है? आयनवर्ती भाग। आयनवर्ती भाग का मतलब है कि ये ऊपर कर्क रेखा वाला भाग और मकर रेखा वाला भाग। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितनी आयनवर्ती भागों में होती है, क्योंकि प्रतिदिन अधिक जल वृद्धि और के कारण जल की वापसी होती रहती है, तो इस भाग में लवणता इसलिए नहीं होती कि जो समुद्री लहरें होती हैं, जो आपने पढ़ा था समुद्री जलधाराएं, जैसे अल नीनो हो गई, ब्राजील की धारा हो गई, अगुलहास की धारा हो गई, लैब्राडोर की धारा हो गई, कनेरी की धारा हो गई, जो लगातार पानी को लाती रहती हैं, जल में वृद्धि करती रहती हैं और वापस पानी को ले जाती रहती हैं। तो यहाँ पे इतनी लवणता नहीं होगी जितनी कर्क रेखा और मकर रेखा के पास होगी। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये कई बार आया है कि इसको किससे मापा जाता है? लवणता को हमारे यहाँ भारतीय लोगों में किससे नापा जाता है? सब्जी में चम्मच डाला, चेक कर लिया। यहाँ कोई भी यंत्र नहीं लगा है, केवल अपनी जिह्वा से, जबान से नमक को चेक किया जाता है। पर जो समुद्र की लवणता है उसे चेक करते हैं सेलाइन यंत्र से। किससे करते हैं? सेलाइन यंत्र से। याद करना आसान है, सा से साल्ट, सा से क्या हो गया? सेलाइन। लवण क्या होता है? साल्ट होता है। सेलाइन यंत्र से चेक करते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35। जे इसका एक चिन्ह है, सेलाइन कहते हैं। ठीक है, कितनी है? 35 मान लीजिए। अब अधिक लवणता किसमें है? बान झील में। और ये कहाँ है? टर्की की बान झील, जिसमें कितनी है? 330 सेलाइन। 330 सेलाइन। इस तरीके से ये इसका क्या चिन्ह है? 1 पॉइंट नीचे ऊपर और 2 पॉइंट नीचे। और अरब सागर में सबसे अधिक लवणता है और इसके बाद क्या है? बंगाल की खाड़ी में सबसे कम है। ये क्वेश्चन भी आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि सबसे कम लवणता कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और सबसे लवणता कहाँ है? अरब सागर में। और कोई एक चीज पूछ ले तो टर्की झील, टर्की की बान झील। अभी मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा आपके करने के लिए, वो आपको होमवर्क भी करना है। अगला कह रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है वो यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट को लवणता बढ़ा देती है। अब देखो यूरोप कहाँ है? यूरोप है जे। देखो किसी भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को आप विदाउट मैप नहीं समझ सकते, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको अपना मैप क्लियर करना पड़ेगा। आप अपने आप मैप लेके बैठो, A4 का पेज लेके बैठो, और अगर मैप बनाने में दिक्कत आ रही तो छाप लो। क्या करो? उसको छाप लो। 3-4 बार छापोगे, फिर 1-2 बार अपने आप बनाओगे, फिर छापोगे, फिर बनाओगे, वो बनाना आ जाएगा। मैंने भी भाई अपनी लाइफ में जो पहला मैप बनाया था भारत का, वो छाप के ही बनाया था। जब 2-3 बार छापा अपने आप ही आने लगा। इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि मैप छाप के बनाओगे तो कोई बेइज्जती हो जाएगी या लोग आपको छपरी कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करो? उसको ईमानदारी से छाप लो।
किसको छाप लो? मैप को छाप लो। भारत के मैप को छाप लो और वर्ल्ड के मैप को छाप लो। और जब कई बार छापोगे तो छापते छापते वो आपको क्या हो जाएगा? बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस क्या कह रहे हैं? एक सेंटेंस ये कह रहे हैं कि ये है कि जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है वो यूरोप के उत्तर पश्चिम, तो ये आपका क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और ये क्या हो गया? यूरोप, और ये हो गया एशिया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये आपका जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है ये यूरोप के उत्तर पश्चिम, तो यूरोप का जे हो गया उत्तर और जे हो गया पश्चिम, जे हिस्सा है उत्तर पश्चिम। यहाँ पे क्या करती है? लवणता को बढ़ा देती है। उत्तर पश्चिम में लवणता को बढ़ा देती है। ये क्या है? यूरोप बढ़ा देती है। और जबकि जो आपकी लैब्राडोर की जलधारा है, ठंडी जलधारा, वो क्या करती है? आपका उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट को, तो ये उत्तरी अमेरिका है और इसका उत्तरी और पूर्वी तट, ये पूर्वी है पश्चिमी, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी तट की लवणता को कम कर देती है। अब वो कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से बढ़ने पर लवणता में कमी आती है। यानी ये भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ोगे लवणता में कमी आएगी। यानी यहाँ लवणता थोड़ी सी कम रहेगी, यहाँ ज़्यादा रहेगी, और फिर यहाँ पे माइनस होती चली जाएगी। ये चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है और आ भी सकता है। ये चीज़ मैं आपको सही से समझाता हूँ कि आखिरकार लवणता का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखते हैं। ये है आपकी पूरी पृथ्वी, इसके बीच में एक रेखा है जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय रेखा, और ये आपकी क्या है? कर्क रेखा, और ये क्या है? आपकी मकर रेखा। ठीक है, आपको पूरी जो ये वीडियो है इसको मैं समराइज कर दे रहा हूं और कुल मिला के एक सार के रूप में बता दे रहा हूं। क्वेश्चन भी आएगा और ये इस पूरी वीडियो का सार भी है। ठीक है, एक मार्कर और चाहिए होगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये आएगा, ये आपका क्या हो गया? इसको हम कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण मैंने समझाया था, ये शीत कटिबंध है, ये उष्ण है, ये भी शीतोष्ण है, ये शीत। देखो भाई, मेन चीज क्या है? उष्ण कटिबंध और ये शीत। तो उष्ण, शीत और उष्ण, तो क्या हो गया? शीत उष्ण, ऊ का ओ हो गया, ऊ का ओ हो के गुण संधि हो गया, तो बन गया शीतोष्ण। इनके दोनों के बीच का वही स्थिति यहां पर है। इसको ऐसे देखो, शीत प्लस उष्ण, तो शीत शीत हो गया और ऊ का ओ हो गया गुण संधि, तो ये बन गया शीतोष्ण, जो ठंडा और गर्म दोनों है, तो इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप इधर से ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो जो लवणता है उसमें कमी आएगी। यानी सबसे ज़्यादा क्या होगा? लवणता यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, ये आप समझ लो। एग्जामिनर आपको यही फांस लेगा बहुत अच्छे से। इसका एक नाम जो है भूमध्य रेखा भी है। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। ठीक है, देखो अब वो ये कह रहे हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम लवणता होगी। कैसी होगी? यहां पे कम लवणता। इन्होंने बताया था कि कम लवणता होगी। कौन से क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होगी। इसके बाद आयनवर्ती क्षेत्र, ये सब क्या चल रहा है? आयनवर्ती। इसके पास में ये क्या है? आयनवर्ती। इन आयनवर्ती क्षेत्र में क्या होगा? अधिकतम लवणता होगी। कैसी होगी? अधिकतम। जो कहां पर है? कर्क रेखा और मकर रेखा के पास में। इसमें कैसी होगी? इतने एरिया में अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। और शीतोष्ण क्षेत्र में कम होगी। यहां पे कैसी होगी? कम होगी। और जो उसका ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र है उसमें क्या होगी? न्यूनतम होगी। कैसी होगी? न्यूनतम। कई मैप पे समझ में आता है, एक बार में आता भी नहीं। फिर देखिए, ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय।
तो इस भूमध्य रेखीय में कैसी होगी? आपकी कम लवणता होगी, कम लवणता होगी। क्या होगी? कम लवणता होगी। क्लियर हो गया? अब जे इसका आयनीकृत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? आयनीकृत। यहां से यहां तक फैला है और यहां से यहां तक फैला है। जिस दिशा में ऊपर जाएगा उसी दिशा में नीचे आएगा। इस आयनी क्षेत्र में अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम। ठीक है, अधिकतम। ओके, अधिकतम होगी। अब आया शीतोष्ण एरिया। शीतोष्ण एरिया ये वाला है। ये कौन सा है? शीतोष्ण है, ठंडा। यहां पे कैसी होगी? कम लवणता होगी। कम लवणता होगी। ठीक है, यहां कम लवणता। अब जो ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र हैं ये वाले, यहां न्यूनतम होगी, यहां न्यूनतम होगी। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया कि जो भूमध्य रेखा है यहां पे कम लवणता होगी। गलती मत कर देना, एग्जामिनर ही फांस लेगा तुम्हें। ये जो एरिया है यहां पे कैसी होगी? कम लवणता होगी। और जो सर्वाधिक होगी वो कहां होगी? आयनीकृत क्षेत्र में। कौन सी होगी? आयनीकृत क्षेत्र में, जो इसके जस्ट बराबर में है। और कम किस में होगी? शीतोष्ण में। और न्यूनतम किस में होगी? इसमें। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करना, इसको याद कर लेना। गर्मी बहुत हो रही है, अगर पंखा चलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आवाज़ स्पष्ट नहीं होगी। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है? महासागरीय लवणता। अब दूसरी बात ये है कि आपके लिए मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी रुचि बनी रहे और आप लगातार सब्जेक्ट से जुड़ो। तो आपके लिए होमवर्क है, और ज़बरदस्ती नहीं है, आपसे अनुरोध है या आपसे आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस होमवर्क को आप करोगे। इसमें होमवर्क एक ही काम करना है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विश्व के सर्वाधिक खारे अब क्या महासागर, सागर, झील और नदी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी विश्व की कुछ चीजें हैं, उनको आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में निश्चित करना है, व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह रहे हैं कि विश्व के सर्वाधिक खारे महासागरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको उस महासागर के बारे में बताना है जो सबसे ज्यादा, जिसमें लवणता है। क्लियर हो गया? कौन सा महासागर बताना है जिसमें सबसे ज्यादा लवणता है? तो आप ऐसे लिखेंगे महासागर। तो नंबर 1 जिसमें सबसे ज्यादा लवणता है, फिर उससे कम में लवणता, फिर उससे कम में लवणता। क्लियर हो गया? ये आप एक तथ्य फैक्ट्स ऐसा बनाएंगे कि जिसमें क्या होगा? ऐसे महासागर अवरोही क्रम में आपको लिखना है जो कि सर्वाधिक कैसे हैं? लवणीय हैं। दूसरा लिखने हैं आपको सागर। क्या लिखने हैं? सागर। ऐसे सागर अवरोही क्रम में लिखिए। ज्यादा नहीं, 3 कर लीजिए। ज्यादा नहीं, 3, और 2 मिले तो 2 कर लीजिए। आप चाहे गूगल से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, किसी देख सकते हैं। तीसरा काम करना है आपको झील। झीलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। किसके अनुसार? नमक की मात्रा या लवणता के अनुसार। और चौथा नदी। क्या है कि नदी, विश्व की जो नमकीन नदी है खारे पानी की, उसको आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में करना है। और भारत की एक ऐसी नदी के बारे में बताना है जो नमकीन है, जिसकी विशेषता ये है, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया था कि ऐसी नदी के बारे में बताओ जो अपने ऊपरी भाग में तो मीठी है और निचले भाग में क्या होती है? नमकीन हो जाती है और अंत में विलुप्त हो जाती है। वो नदी कौन सी है? तो ये भी आप मुझे बताएंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आप जो है ये होमवर्क करके दिखाएंगे। महासागर, सागर, झील और नदी, जिनको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे अपने खारेपन के अकॉर्डिंग। और भारत की उस नदी का नाम बताएंगे जिसमें ऊपर तो मीठा पानी बहता है। कहाँ बैठा? ऊपर क्या होता है? मतलब वो नदी ऐसे आ रही है, ऐसे नदी वो आ रही है, तो यहाँ तक तो मीठा पानी है और इसके बाद खारा पानी है। उस नदी का नाम बताएंगे और वो नदी कहाँ से निकलती है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।